गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की एमसीक्यू सीरीज में। बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज पर जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही है वो आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। सारे ही सब्जेक्ट यानी जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं जेआईबी या डीबीएफ में, इन चारों ही सब्जेक्ट पर आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपका नवंबर एग्जामिनेशन हम टारगेट कर रहे हैं और उस नवंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए आपका जो पूरा सिलेबस है उसे एमसीक्यू के थ्रू भी हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैकमिलन समरी सीरीज में जितने भी आपकी यूनिट्स हैं हर एक विषय पर, जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपके साथ डील करता हूं, तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की जो 45 यूनिट्स हैं उनमें सबसे मैंने आपसे चर्चा की है, सब पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन पर डिस्कस किए गए, यानी वो कंप्लीट थ्योरी की क्लास थी। अगर आप वो सारी क्लासेस देख लेते हैं तो आपकी थ्योरी लगभग लगभग तैयार हो जाती है। अब हमने शुरू किया है आपके लिए एमसीक्यू सीरीज, ताकि आप एमसीक्यू के थ्रू भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर सके और एमसीक्यू पर ठीक से आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ये बहुत जरूरी है अगर आप एक बार में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। मॉड्यूल वाइज हमारी बातचीत चली और मॉड्यूल वाइज भी हम बात करते करते साथ साथ इसके साथ ही हम जो आपकी यूनिट्स हैं उनका भी सीक्वेंस वैसे ही रख रहे हैं जैसा कि आपके सिलेबस में है। तो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, इस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली है और हर मॉड्यूल में जो यूनिट है उनके सीक्वेंस को भी फॉलो किया जा रहा है, ताकि आपको क्लास हमेशा याद रहे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभी हम मॉड्यूल ए पर बातचीत करें। 5वां दिन है यानी 5वीं यूनिट है जिस पर हम बातचीत आज करने वाले हैं। आज की शाम का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं क्या है, और मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपके साथ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जो थ्योरी है उसकी, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करता हूं। इसलिए सारी बात को बहुत इत्मीनान से समझिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहीं से तैयार होगा। इत्मीनान से इसको देखते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हमारे लिए क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको कहते हैं। 2019 में इसको अनाउंस किया गया था, 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको इसमें से जो इनकरेक्ट है, जो असत्य कथन है वो बताना। वैसे आज ये मेजरली हम जो आज बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे ग्लोबलाइजेशन। आप एक टॉपिक देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, वहां से हम लोग बातचीत करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। छोटी छोटी 2 यूनिट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ये पिछली वाली जो यूनिट है उससे एक सवाल बना था, क्योंकि ये सवाल मुझे इंपॉर्टेंट दिखा इसलिए मैंने इसको आपके साथ रख लिया। इसके बाद जो सारे क्वेश्चन आपके ग्लोबलाइजेशन और आपके क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 2 यूनिट से कवर होने वाले हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। और स्टेटमेंट 1 कह रहा है या ए कह रहा है, इट इज सेक्टर स्पेसिफिक एंड हैज डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच सेक्टर। ये एक सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम है, अलग अलग सेक्टर्स इसमें रखे गए हैं और हर सेक्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। इट एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। इसका उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चरिंग में और जो आपका फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाए। इट प्रोवाइड्स अपफ्रंट कैपिटल टू बिजनेस फॉर सेटिंग अप न्यू फैक्ट्रीज। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी नई फैक्ट्रीज सेटअप की जा रही है उनको अपफ्रंट कैपिटल उपलब्ध कराया जाए, या इसका उद्देश्य है इट इज डिजाइन टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। इसका उद्देश्य यह है कि डिपेंडेंसी जो हमारी इंपोर्ट पर है उसको कम किया जाए और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको वो चुनना है। मैं आपको तब तक पीएलआई स्कीम के बारे में बताता चल रहा हूं, आप अपना आंसर इस पे करिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम असल में एक परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम है, एक प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसमें कुल अभी तक 13 सेक्टर थे, लेकिन ड्रोन सेक्टर, जो ड्रोन एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो एक सेक्टर इसमें और ऐड किया गया है। इसमें कुल 14 सेक्टर हो गए। तो अगर आपका पेपर आसान बना, आप लोग तब तक इसका आंसर करिए, मैं पूरी बात इस पे बता दूं। अगर आपका पेपर आसान बना तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में कुल कितने सेक्टर्स हैं। अब तो अब कुल 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर है, पहले 13 हुआ करते थे। क्या है ये पीएलआई स्कीम? पीएलआई स्कीम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था, 2019 में इसको लाया गया। इसका उद्देश्य है कि जो 14 सेक्टर यहां पर चिन्हित किए गए हैं वो अपने अपने सेक्टर्स में एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, वो और ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। तो इसका उद्देश्य यह था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, भारत के अंदर ही उत्पादन किया जाए, ताकि हमारा इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी वो कम हो, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। अब ये इंसेंटिव स्कीम क्या करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। अभी इंसेंटिव टैक्स के फॉर्म में, मतलब टैक्स में छूट के फॉर्म में भी हो सकता है, सब्सिडी के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी तरीके के रिबेट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार आपको उसमें इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। अब चूंकि अगर भारत में कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पर भारत सरकार अगर इंसेंटिव भी दे रही है, तो यहां पर लोग प्रोडक्शन करने के लिए आएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे हम फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह है आपकी पूरी पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम के विषय में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, सवाल आपसे पूछा गया है। सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ले लिया है। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है भैया। सी आंसर इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ही पता लगाना है। ये किसी तरीके की अपफ्रंट कैपिटल की बात नहीं करता है, बल्कि प्रोडक्शन को इनहांस करने की, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की,
इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने की, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था। 1.97 लाख करोड़ रुपए इसमें भारत सरकार ने जब भी शुरू किया गया तो इसमें अलोकेट किया गया था। कितना? 1.97 लाख करोड़ रुपीस। अगर आपका पेपर आसान बना तो ये भी अमाउंट पूछा जा सकता है। आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले इस क्वेश्चन पर बात करने के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज हम दो यूनिट पर बात कर रहे हैं। एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटी सी यूनिट है उस पर है, और एक दूसरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, वो भी छोटी सी यूनिट है। इन दो पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ग्लोबल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन बना है द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू असेट एंड सिस्टम दैट आर वाइटल टू द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये ऐसे असेट्स या ऐसे सिस्टम को इंडिकेट करता है जो आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली कंसीडर्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन है जिनको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं करते हैं? ध्यान से समझिएगा, जो कंसीडर नहीं किया जाता है, जो भी नेगेटिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान से समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमसे नेगेटिव नेचर का पूछा गया, जल्दबाजी में हम भी आंसर करके चले आते हैं जो पॉजिटिव होता है। जैसे पूछा गया कौन सा नहीं यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा, आप आंसर कर दोगे कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारी आदत होती है ऐसे आंसर करने के लिए। जहां पर नॉट जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है या नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे गए वहां पर बहुत इत्मीनान से आपको आंसर करना होगा। तो कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? पावर प्लांट्स है, या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है भारत का, या वाटर सप्लाई सिस्टम है, या कम्युनिटी सेंटर्स हैं? इनमें से कौन सा है बाबू जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे असेट्स या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जो आपके देश की इकोनॉमी को रन करने के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं आएगा? लास्ट ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर से दो क्वेश्चन बना हुआ है। लास्ट ईयर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से दो क्वेश्चन बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब। और इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में कुछ भारत सरकार जो स्कीम वगैरह चला रही है उनके बारे में भी उस यूनिट में दिया गया है। चले आगे बढ़े भैया। इस क्वेश्चन पर भी आप सभी लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप में से जिन्होंने भी आंसर किया है कम्युनिटी सेंटर, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। कम्युनिटी सेंटर नहीं होगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा भैया? इसको याद रखिएगा, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका जो डी आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर भैया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच सेक्टर इज अ की फोकस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू इनहांस ह्यूमन कैपिटल इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेक्टर का जो मेन फोकस होता है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का फोकस होता है, ताकि ह्यूमन कैपिटल को हम इनहांस कर सकें। एनर्जी सेक्टर ह्यूमन कैपिटल को इनहांस करने का काम करता है, या हेल्थ केयर है, या माइनिंग है, या टूरिज्म है। तब तक आप इसका आंसर करिए, मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देता हूं। देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होता है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, जिसका उद्देश्य मेन जो पर्पस होता है वो सोशल वेलबींग होता है, जिसका उद्देश्य होता है मानव विकास करना, मानव के जीवन को और बेहतर बनाना, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को और बेहतर करना, हमारा सोशल वेलबींग करना। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, जैसे आपके जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वहां पर अगर कोई पार्क वगैरह बना है तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पार्क का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर करना, आपके जीवन स्तर को बेहतर करना, सोशल वेलबींग के लिए काम कर रहा है। जैसे एजुकेशनल सोसाइटीज हो गई, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ये सोशल वेलबींग के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका प्राइमरी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि आपके जीवन स्तर को बेहतर करना होता है, आपके जीवन स्तर में सुधार लाना होता है। तो क्या होगा इसमें से? एनर्जी, हेल्थ केयर, माइनिंग या टूरिज्म। क्लियर है? आंसर करते चलिए। अब एनर्जी हो गया, माइनिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये आपके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनका उद्देश्य इकोनॉमी को बूस्ट करना है। जबकि हेल्थ केयर एक सोशल वेलबींग के लिए चलाए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसलिए आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। हेल्थ केयर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। एमएसएमई से ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका, इत्मीनान से देखिएगा इसको, कि द माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, मुद्रा स्कीम भी, और आपको पता है मुद्रा सिडबी की सब्सिडरी भी है। क्लियर है इतनी बात? ऑफर्स लोन टू एमएसएमई अंडर द मुद्रा योजना। लोन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, शिशु, किशोर एंड तरुण। मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। शिशु है,
किशोर है, तरुण है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें मैक्सिमम जो लोन की लिमिट होती है तरुण प्लस में वो कितनी है। तो तरुण प्लस एक नई कैटेगरी इसमें शुरू की गई है। ध्यान से एक बात को समझते चलेगा। लास्ट ईयर के बजट में जो आपका 2024-25 का जो बजट आया था, उसमें वित्त मंत्री जी ने एक नई कैटेगरी की शुरुआत की थी। इस आपके एमएसएमई के लोन के लिए जो मुद्रा के अंतर्गत लोन दिया जाता है, पहले शिशु, किशोर, तरुण था, उसमें एक नई कैटेगरी शुरू की गई है आपका तरुण प्लस। तो तरुण प्लस में कितनी लिमिट मैक्सिमम रखी गई है? 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है या 20 लाख है? आंसर करिए भैया। तरुण प्लस ये नई कैटेगरी ऐड की गई है। तो अब जो है आपके पास कुल मिला के 4 कैटेगरी हो जाती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आंसर करिए। तरुण प्लस के अंतर्गत, तरुण प्लस 3 कैटेगरी पहले थी। शिशु, शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का लोन है। शिशु के बाद था किशोर, किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख था। और उसके बाद था तरुण, 5 लाख से लेकर 10 लाख। और अब आ गया है आपका तरुण प्लस। तो ये तो आपने देख ही लिया भैया कि कहां पर कितना होगा। 10 लाख तक की लिमिट तरुण की है। तरुण प्लस की अगर हम बात करें, 50 लाख तक की लिमिट शिशु की है। 50,000 तक की, 50,000 से 5 लाख तक की किशोर की है। 5 लाख से 10 लाख तक की जो लिमिट हुआ करती थी वो तरुण की थी। जो नई कैटेगरी दी है तरुण प्लस, उसमें 10 लाख से 20 लाख है। यानी इसका जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डी बनेगा। मैक्सिमम 20 लाख है तरुण प्लस के अंतर्गत। ये चारों कैटेगरीज यहां पर है भैया। आपकी ये जो चौथी कैटेगरी है तरुण प्लस मुद्रा लोन या तरुण प्लस जो कैटेगरी नई जोड़ी गई है, वो लास्ट ईयर के बजट में यानी 2024 और 25 के बजट में ऐड की गई है। ठीक है जितनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज। आप उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम बहुत तेजी से इंटीग्रेट करते हैं या इंटरकनेक्ट होते हैं कंट्रीज के बीच में? यानी जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में बहुत तेजी से इंटरकनेक्शन बढ़ता है, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका इंटीग्रेशन होता है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कहते हैं, या इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या इसे हम एमएनसीज बोलते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या इसे हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो देश हैं वो आपस में बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, आपस में बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहे हैं, इंटरडिपेंडेंसी उनके अंदर बढ़ रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आप लोगों को होनी चाहिए। क्लियर है? देशों का आपस में जुड़ना, इकोनॉमीज का आपस में इंटीग्रेट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। तो डी ऑप्शन आप में से जिन्होंने भी दिया, डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री? ग्लोबलाइजेशन का इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण निगेटिव इंपैक्ट है? कौन सा निगेटिव इंपैक्ट है किस पर? जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी देश में। तो किसी देश में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर ग्लोबलाइजेशन का इनमें से क्या निगेटिव इंपैक्ट है? इंक्रीज इन वेजेस फॉर लो स्किल्ड वर्कर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी वेजेस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का ग्लोबलाइजेशन के केस में। या वाइडनिंग गैप बिटवीन हाई स्किल्ड एंड लो स्किल्ड वर्कर। या जो हाई स्किल्ड और लो स्किल्ड वर्कर है उनके बीच में गैप बढ़ जाता है, क्योंकि हाई स्किल्ड लोगों को वेजेस ज्यादा मिलने लगता है, लो स्किल्ड वर्कर को वेजेस कम मिलते हैं। तो एक डिफरेंस बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है। या डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, या जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो जाता है, यानी जो बेरोजगारी की दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक निगेटिव इंपैक्ट आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन के वैसे ज्यादातर पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन केवल पॉजिटिव इंपैक्ट है ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। एक तो ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है क्योंकि बाकी इकोनॉमीज जो होती हैं एक दूसरे के साथ वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए अगर किसी देश में कोई इकोनॉमिकल शॉक आता है, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, तो बहुत तेजी से दूसरे देशों में भी स्प्रेड होती है। उस अपने देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ, उससे वो ट्रेड के थ्रू जुड़ा हो सकता है, उससे वो ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से जुड़ा हो सकता है, और यह हो सकता है वहां के इन्वेस्टर्स आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर कोई इकोनॉमिक
शॉक आया है, कोई दिक्कत आई है और उनकी मानसिकता इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत निगेटिव हो गई, तो आप यहां से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने लगेंगे, तो आप यहां पर भी उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का एक निगेटिव इंपैक्ट ये भी होता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भैया बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आपके देश में आई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बढ़ी, जिनकी वजह से स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी। तो स्किल्ड लेबर को तो जॉब मिलने लगी, उनके तो वेजेस बढ़े, लेकिन अनस्किल्ड लोगों के लिए ये समस्या होगी कि उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अनस्किल्ड लोगों की अब आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जो आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बड़ा गैप बनने लगा, जिसके लिए ग्लोबलाइजेशन एक रिस्पॉन्सिबल कॉज माना जाता है। तो आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म involve financial support from the government to domestic producer to make their goods more competitive internationally? क्लियर है? आपको बताना कि इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है। संरक्षणवाद इसको कहा जाता है। देखिए, प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी सरकार ऐसे कदम उठाती है जिससे उनका उद्देश्य होता है कि उनके यहाँ का जो प्रोडक्शन है, जो भारत का प्रोडक्शन है, जैसे अगर हम भारत को एग्जांपल पर लें, भारत का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, जो भारत का प्रोडक्शन उसको सुरक्षित रखा जा सके। क्लियर है? तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं ताकि उनको सुरक्षित किया जा सके, हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो सके। ऐसे हम सारे कदम को क्या कहते हैं? प्रोटेक्शनिज्म। ये ग्लोबलाइजेशन का रिवर्स होता है, ये ग्लोबलाइजेशन का उल्टा होता है। ग्लोबलाइजेशन में हम बाकी सारी बाहरी कंपनीज को अपने देश में आने की अनुमति देते हैं, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म में हम उनको रोकते हैं। अब उन पे हम कई तरीके के चार्जेस लगा के रोक सकते हैं। जैसे अगर क्या नाम है, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस आप देख रहे हैं कि लगभग जो भी उसके साथ अलियांस देश थे, उन सब पर वो कुछ ना कुछ टैरिफ बढ़ा रहा है। भारत के ऊपर भी उसने मोटे मोटे तौर पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। अब टैरिफ लगाने से जो भारतीय वस्तुएं हैं वो वहां पर क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी यूएस के अंदर। और जब यूएस के अंदर वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो कोई क्यों खरीदने जाएगा? इससे वहां पर ये वस्तुएं कम बिकेंगी, यानी भारत वहां पर एक्सपोर्ट कम कर पाएगा। तो इससे उनके अपने जो घरेलू उत्पाद हैं उनको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा ना। ऐसी ही नीतियों को हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं या संरक्षणवाद कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु बाहर से हमारे आ रही है, उसमें हम टैरिफ चार्जेस बढ़ा दें तो हम अपने देश के जो उत्पादन को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर हम अपने देश के उत्पादकों को ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करने लगे ताकि वो सस्ते में उत्पादन कर पाए, तो भी हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट देती है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, ताकि वो अपनी वस्तुओं को और ज्यादा इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बना पाए। इंपोर्ट कोटास या एक्सपोर्ट सब्सिडी या टैरिफ्स है या वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स है? क्या होगा दुरुस्त आंसर इसमें? है ना? तो क्या है इसमें से? फाइनेंशियल सपोर्ट। ध्यान समझना, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जा रही है ताकि आप ज्यादा वस्तुएं बेच पाए, इंटरनेशनल मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव हो पाए। क्या होगा दुरुस्त आंसर? आंसर करिए भैया, क्या होगा इसमें सही आंसर? चले बढ़े, सफिशिएंट टाइम हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ले लिया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो दुरुस्त आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करना। एक्सपोर्ट सब्सिडी से क्या होगा? आपके लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और आप सस्ते दरों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और ये वहां पर ये वस्तु सस्ते दरों में बेची जा सकती है, जिससे आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और आप कॉम्पिटेटिव हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल ट्रेंड टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द शिफ्ट टूवर्ड्स रिवर्स ग्लोबलाइजेशन? आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्लोबल ट्रेंड ऐसा रहा है जिसने सबसे ज्यादा असर डाला है या सबसे ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूट किया है रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होने में। क्लियर है? द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लाइक द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। कौन सा ही आपको ध्यान समझना है? रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबलाइजेशन का उल्टा। इसको हम कई बार डी ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जहां हम ग्लोबलाइजेशन में अपनी इकोनॉमीज को बाकी इकोनॉमी के लिए ओपन करते हैं, वहीं पर हम अपनी इकोनॉमी को डी ग्लोबलाइजेशन में क्लोज करते हैं। क्लियर है? अब वो कई माध्यम से कर सकते हैं, उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ चार्जेस बढ़ा के, या उनको यहाँ अपने यहाँ बेचने की अनुमति ना देना, इस तरीके से हम डी ग्लोबलाइजेशन करते हैं। तो डी ग्लोबलाइजेशन में इनमें से कौन है जिसने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है डी ग्लोबलाइजेशन के केस में या रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के केस में? द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जैसे कई सारे देशों ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को बढ़ाया है, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, है ना, बहुत ज्यादा टैरिफ चार्जेस लगते चले जा रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सीकिंग टू एक्सपेंड इन न्यू इमर्जिंग मार्केट, या जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से उनका बहुत ज्यादा बढ़ना, क्योंकि वो देखते हैं कि वो इमर्जिंग मार्केट में ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन ग्लोबल ट्रेड
प्रमोटिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, या चाइना का जो ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड में डोमिनेंस है वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को, या द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स, या ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड का बहुत तेजी से एडवांसमेंट होना। तो डी ग्लोबलाइजेशन या रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? आंसर करिए भैया, आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये आंसर आप बहुत आराम से कर लेंगे इसका। क्लियर? देखिए भैया, एक एक करके बातचीत करते हैं। अगर डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स का एडवांसमेंट होगा और ज्यादा मतलब डिजिटलाइजेशन ट्रेड में होगा तो हमारे लिए ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा, बाकी देशों के साथ ट्रेड के माध्यम से जुड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा ना कि कम होगा, तो ये तो आपका आंसर बनेगा नहीं। इंक्रीज इन डोमिनेंस ऑफ चाइना इन ग्लोबल ट्रेड प्रमोटिंग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अगर चाइना का ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा डोमिनेंस होगा तो वही सारी चीजें बेच रहा होगा, हम उससे वस्तुओं को खरीदेंगे, हम उससे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो इससे भी हम चाइना से जुड़ेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है भैया। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सीकिंग टू एक्सपेंड इन न्यू इमर्जिंग मार्केट, भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जितने ज्यादा बढ़ेंगे, इसका मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि उनको कई सारे देशों में काम करने की अनुमति मिल रही है, तभी तो वो मल्टीनेशनल कहला रहे हैं और वो बाकी मार्केट में खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होगा, ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक इंपैक्ट है। लेकिन अगर हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज को देखें, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, या भारत के ऊपर चाइना यूएसए लगातार टैरिफ को बढ़ाता चला गया, तो ये सब की वजह से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ कंट्री इंप्लीमेंट, ये सारे आपके ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक से बने हैं। अ कंट्री इंप्लीमेंटिंग रिवर्स ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज में अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, अगर कोई कंट्री है भैया जो इंप्लीमेंट कर रहा है, जो अपना रहा है, जो लेकर आ रहा है अपने यहाँ रिवर्स ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, तो इनमें से कौन सी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाएगा रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के लिए? इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय लोअरिंग बैरियर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वो क्या करेगा, अपने देश में एफडीआई को बढ़ाएगा, जो बैरियर्स थे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को उसको कम करेगा, एफडीआई को बढ़ाएगा, या स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, या वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, कैसे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देके, भाई जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे थे उसका सब्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आपको इंपोर्ट ना करना पड़े, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ताकि हमारे यहाँ वो वस्तुएं आके ना बिके, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर की इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन, या गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करना, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना, एलिमिनेटिंग टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स टू प्रमोट ग्लोबल कंपटीशन, या जो टैरिफ है उसको कम कर देना, एलिमिनेट कर देना, समाप्ति कर देना, ट्रेड बैरियर्स को समाप्त कर देना और ग्लोबल कंपटीशन को प्रमोट करना। इनमें से क्या आपका इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होगी जिससे आपका रिवर्स ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट किया जाए? क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? आगे मूव करें, चल। अब अगर आप ठीक से सुन रहे हैं इस पूरी क्लास को, बहुत इत्मीनान से आप इसका आंसर कर सकते हो। टैरिफ को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे, तो इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म नहीं है ये, तो ये तो आपका आंसर बन नहीं सकता। गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आप ज्यादा प्रमोट करेंगे, तो बाकी भी प्राइवेट सेक्टर यहां पर आने के लिए, काम करने के लिए उत्साहित होंगे, तो ये भी नहीं बन सकता है रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के लिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देके और ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, तो ये रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेजर ड्राइवर्स ऑफ रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के मामले में इनमें से कौन से मेजर जो है ड्राइवर्स हैं? राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वॉर्स, यूएस चाइना, तो अगर प्रोटेक्शनिज्म हम बढ़ा रहे हैं, ट्रेड वॉर्स अगर बढ़ रहे हैं, तो इससे रिवर्स ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्रोइंग वल्नरेबिलिटीज इन ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, सेमीकंडक्टर क्राइसिस, या अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो जैसे हम अभी तक डिपेंड हुआ करते थे अपने सेमीकंडक्टर के लिए चाइना पर, अब चाइना कहीं अगर उलझ गया तो हमें सेमीकंडक्टर वहां पर नहीं मिल पाएंगे, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझ गया या कोई इकोनॉमिक वॉर में उलझा हुआ, तो हमारे यहाँ वो सेमीकंडक्टर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके अब उसमें हम डिपेंडेंट हैं, तो हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे भैया, अपने यहाँ सेमीकंडक्टर का उत्पादन करना शुरू करेंगे। तो अगर ये वल्नरेबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो भी हमारे लिए समस्या, हम रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ आएंगे। या ग्रेटर परफॉर्मेंस फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिशोरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, तो अगर आपका जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आपको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने देश के प्रोडक्शन से काम कर लेंगे, तो आप रिवर्स ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। या इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ लिबरल ट्रेड एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो लिबरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको हम जो है उनको अडॉप्ट करें, उसमें अगर बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, इसमें से रिवर्स ग्लोबलाइजेशन
के लिए मेजर ड्राइवर के रूप में काम करेगा, जिससे रिवर्स ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। केवल पहला, दूसरा, तीसरा या पहला, दूसरा और चौथा, सी करा दूसरा, तीसरा, चौथा और डी करा ये सारे के सारे। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? देखो, अगर हम लीगल ट्रेड एग्रीमेंट को अडॉप्ट करेंगे, तो लीगल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हम आसान ट्रेड एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं, लीगल कह रहा हूं, लिबरल, तो हम आसान ट्रेड एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे का मतलब है कि ट्रेड स्मूथ और ज्यादा बन जाएगा, ट्रेड बैरियर्स वहां से हट जाएंगे, तो ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगा, इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, ना कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन होगा। तो चौथा तो आपका स्टेटमेंट बन नहीं सकता। इससे जहां कहीं भी 4 आपका होगा वो आपका आंसर बन नहीं सकता, क्योंकि गलत स्टेटमेंट तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। आंसर आपका क्या बन गया? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, केवल पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। तो फिर आज के लिए 10 क्वेश्चंस रखते हैं बाबू। मैं रेगुलर आपके साथ 10 क्वेश्चंस पर बातचीत करता रहता हूं, तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन की डेट आप लोगों को पता है कि 9 दिन और बढ़ गई है। अब 30 अगस्त आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है नवंबर एग्जामिनेशन के लिए, जेआईबी और डीवीएफ के लिए। तो प्रिपरेशन अपनी शुरू करिए। आप अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। महापैक आपके लिए है भैया 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। महापैक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करता है। महापैक में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सारी क्लासेस जो रनिंग होती हैं उनके भी सबके एक्सेस मिलते हैं। जितने अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको अलग से कुछ भी उसमें परचेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक भी आपके लिए अवेलेबल है। कंबाइंड महापैक में आपको जेआईबी महापैक की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सीआईबी महापैक की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, प्लस इसमें आपको सीआईबी का इलेक्टिव पेपर भी मिलता है। आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, बिल्कुल न्यू फाउंडेशन बैच है ये। इसमें क्लासेस 23 तारीख से शुरू हो रही हैं आपके लिए, और एमसीक्यू न्यू बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है। दोनों बिल्कुल नए बैच हैं। एमसीक्यू बैच में आपको फाउंडेशन बैच और एमसीक्यू दोनों की क्लासेस मिलेंगी, यानी इसमें फाउंडेशन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सिंगल सब्जेक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, फाउंडेशन 2.2। सिंगल सब्जेक्ट का आपको एक सब्जेक्ट जो है सब्सक्राइब करना चाहते हो तो चारों सब्जेक्ट आपको सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी अवेलेबल है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। अब जब हमारी अगली मुलाकात जो कल होगी उसमें हम नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, यानी अगले एमसीक्यूज पर हमारी बातचीत होगी। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।